हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूनिट 2 को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। और ये यूनिट 2 जो है हमारा है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज है। ये जो है थोड़ी सी यूनिट बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्यूरी व्यूरी है जो आपको समझाना पड़ेगा और थ्योरी भी है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यूनिट, मतलब ज़्यादा लेंथ नहीं जाएगा। लेंथ में सोचूंगा कि वीडियो का छोटा रखा जाए और अच्छे से आपको समझाया जाए। ठीक, तो हमारा यूनिट का जो नाम है यूनिट 2 का रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज है। ओके, इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट इन डीबीएमएस। इसमें जो हमारा पहला ये टॉपिक आता है कि रिलेशनल मॉडल का क्या कंसेप्ट होता है हमारा डीबीएमएस में। तो इसके लिए दो चार चीज़ हमें समझना पड़ेगा, मतलब इसको 6-7 चीज़ें, मतलब टोटल कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा जो कि रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट को समझाती हैं। इसमें से जो पहला हमारा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? ईच कॉलम इन ए टेबल एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन ए रिलेशनल। एट्रीब्यूट क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो क्या डिफाइन करता है, किसी रिलेशन को बताता है। जैसे कि हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल के ऊपर लिखते हैं कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर। तो ये जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, इसका ये क्या हो गया? ये एट्रीब्यूट हो गया जो टेबल के टॉप में होता है। अभी आपको जब टेबल दिखाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि हाँ एट्रीब्यूट क्या होता है। इसके बाद आपको दूसरा तो इसमें है रिलेशनल कंसेप्ट में, मॉडल कंसेप्ट में टेबल। टेबल क्या होता है? इन द रिलेशनल मॉडल द रिलेशन आर सेव्ड इन द टेबल फॉर्मेट। इट इज स्टोर्ड along with the entities. A table has two property, row and column. रो रिप्रेजेंट द रिकॉर्ड। रो रिप्रेजेंट क्या करता है? रिकॉर्ड्स को। और कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट को। ठीक, यानी हमारे रिलेशनल मॉडल कंसेप्ट में हमारा जो है रिलेशन कैसे शिफ्ट होता है? टेबल के फॉर्मेट में होता है। ठीक, इसमें हमारा दो इंटिटी स्टोर होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ इंटिटी। इसमें जो हमारा इंटिटी स्टोर्ड होता है और वो इंटिटी उसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक रो और एक कॉलम। रो को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक, तो ये हमारा टेबल का डिफिनीशन हुआ। तो टेबल क्या है? रिलेशन मॉडल कंसेप्ट में टेबल, हमारा जो रिलेशन है वो टेबल के रूप फॉर्मेट में सेव्ड होता है। और उसमें जो है इंटिटी भी होती है उस टेबल में, यानी उसकी वैल्यू भी होती है। और इस टेबल की दो प्रॉपर्टी होती है। उस टेबल में रो होगा और कॉलम होगा। बहुत सारे रो होंगे और बहुत सारे कॉलम होंगे। जो उसमें रो होंगे वो बताएंगे रिकॉर्ड्स को और जो कॉलम होगा वो बताएगा एट्रीब्यूट को। ठीक, आगे आपको इस टेबल के माध्यम से आपको समझा देंगे। इसके बाद टपल समझते हैं। टपल क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ सिंगल रो। टपल क्या है? नथिंग बट ए सिंगल रो। जो हमारा टॉप का एक सिंगल रो होगा उसको क्या बोलते हैं? टपल। टपल मतलब जो यूनिकली उस टेबल को डिफाइन करता है। तो टपल क्या है? टपल कुछ नहीं है, एक रो है, सिंगल रो है। विच कंटेंट अ सिंगल रिकॉर्ड। जो क्या कंटेन करता है? किसी सिंगल रिकॉर्ड को कंटेन करता है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग समझते हैं कि रिलेशनल स्कीमा क्या होता है। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? ठीक, ए रिलेशनल स्कीमा रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिलेशन विथ इट्स एट्रीब्यूट। रिलेशनल स्कीमा जो है रिप्रेजेंट करता है उस रिलेशन का नाम जो उसके एट्रीब्यूट के साथ होता है, उसको बोलते हैं रिलेशन स्कीमा। ओके, आप समझते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक, डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। जितना भी टोटल नंबर ऑफ हमारे टेबल में एट्रीब्यूट होगा और उसका जो रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अ रिलेशन। इसको हम डायग्राम के माध्यम से आगे समझेंगे। ठीक, कार्डिनियलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन द टेबल। जितना भी टेबल में रो होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्डिनियलिटी। ठीक, कॉलम आप लोग जानते ही हैं, तो कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट का जितना भी वैल्यू होगा, सेट होगा, वैल्यूज का सेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक, अब समझते हैं रिलेशन इंस्टेंस क्या होता है। रिलेशन इंस्टेंस क्या होता है? ठीक, तो रिलेशन इंस्टेंस इज ए फाइनाइट सेट ऑफ टपल।
ये क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ टपल है डीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस में। सिस्टम रिलेशनल सिस्टम्स नेवर बी हैव डुप्लीकेट टपल। रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स होते हैं। और टपल क्या होता है, अ सिंगल रो विच कंटेन अ सिंगल रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। तो उस टपल का फाइनाइट सेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशनल इंस्टेंस। और रिलेशनल इंस्टेंस कभी भी डुप्लिकेट नहीं हो सकता है, यानी डुप्लीकेसी उसकी नहीं होती है, वो सिंगल यूनिक होता है पूरे टेबल में। ठीक, आप समझते हैं कि रिलेशन की क्या होता है, रिलेशन की। तो एवरी रो हैज 1, 2 और मल्टीपल एट्रीब्यूट। हम जितना भी रो होगा उसके पास एक हो सकता है एट्रीब्यूट, हो दो हो, या मल्टीपल बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन की, उसको बोलते हैं रिलेशन की। ओके, यानी एक रो में जितना भी एट्रीब्यूट होगा उन सब को हम लोग बोलेंगे रिलेशन की। आप समझते हैं एट्रीब्यूट डोमेन क्या होता है। एवरी एट्रीब्यूट हैज सम प्री डिफाइंड वैल्यू। जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू है और स्कोप है, विच इज़ नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन, जिसको हम लोग क्या जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट डोमेन के नाम से जानते हैं। जितनी भी हमारे प्री डिफाइंड वैल्यू है और उसकी स्कोप है, वो किस नाम से जाने जाते हैं, एट्रीब्यूट डोमेन्स। तो हमारा अगर एग्ज़ाम में आएगा कि रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट डीबीएमएस में क्या होता है, तो आपको जो ये 10 प्रॉपर्टी दिखाई है, 10 इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपको डिफाइन करके वहाँ पे अच्छे से आना है। और आपको डायग्राम भी बनाना है, टेबल भी बनाना है, टेबल बना के उसमें सारी चीज़ें दिखा देना है। अब टेबल में इसको कैसे दिखाएंगे हम आगे आपको जो है बता देंगे इसको। ठीक, तो आप समझते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर ए सेट ऑफ रूल्स। इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है। इट इज़ यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं यूज, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर दैट डेटा इंसर्शन, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस हैव टू परफॉर्म सच अ वे दैट इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। ये क्या होता है कि जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, या कोई और प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस में, तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है, उस डेटा की क्वालिटी की, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है। यानी अगर इंसर्शन करना है, अपडेट करना है, या कोई और प्रोसेस करना है, तो वो जो है डेटा में कोई अफेक्ट ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डेटाबेस में जो है कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं और वो वैल्यू जो है इंटीजर है, तो उसमें अब कोई स्ट्रिंग वैल्यू ना हमारा स्टोर हो जाए, उस चीज़ को इंटीग्रिटी कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। ठीक, अब इसकी हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है बहुत टाइप का होता है, आपको ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपको यहाँ 4 टाइप से होता है, डोमेन कांस्टेंट, इंटीग्रिटी एंटिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट और की कांस्टेंट। अब सबको समझ लेते हैं एक एक करके। बहुत आसान है, आपको लिखना है कि इंटीग्रिटी, आपको ये वाला मतलब डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है। ठीक, कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट कितने टाइप का होता है ये आपको बता के आना है। अगर एग्जाम में आ गया इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो आप ये लिखेंगे कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है सेटअप रूल होता है जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन करता है। और डेटा जब हम लोग इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, या कोई और प्रोसेस करते हैं, तो उस समय हमारा डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो अफेक्ट ना हो, उसके लिए उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक, आपको ये डायग्राम बना के रख। इंटीग्रिटी कांस्टेंट 4 टाइप का होता है, डोमेन कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट और की कांस्टेंट। अब समझते हैं डोमेन कांस्टेंट क्या होता है। डोमेन कांस्टेंट, तो डोमेन कांस्टेंट को समझने के लिए पहले आपको इस डोमेन कांस्टेंट हाईलाइट कर दिया कि डोमेन कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज द डिफिनीशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज। डोमेन कांस्टेंट क्या है, डिफाइन करता है वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज को। जितने भी वैल्यूज हैं वो वैलिड है कि नहीं उसको डिफाइन करता है कौन, डोमेन कांस्टेंट, किसी एट्रीब्यूट के लिए। द डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट,
करेंसी, ईटीसी, इन सब चीज़ों को क्या करता है, इसकी जो डेटा टाइप है उसको मेंटेन रखता है डोमेन कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। वैल्यू क्या होना चाहिए, मस्ट बी हमारा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए उस एट्रीब्यूट के लिए। एक एग्जांपल में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक, एक सिंगल रो जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे। तो इसमें जितने भी रो हैं सारी क्या हैं, हमारा टपल है। ठीक, और इसमें जो एक एक सिंगल हमारा रो दिख रहा है वो क्या है, कॉलम है, ये रो है, रो को हम लोग टपल बोलते हैं। ऊपर जो आपकी ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाते हैं कि जैसे ये टेबल में हमारा आईडी स्टोर है, नेम स्ट्रिंग में स्टोर है, सेमेस्टर भी हमारा स्ट्रिंग में स्टोर है, और एज हमारा इंटीजर है। लेकिन एज में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ए है जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अलाउड बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट। एज एक इंटीजर एट्रीब्यूट है और इसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट हमारा इसको मेंटेन करके रखता है। अब समझते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। द एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट स्टेट दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। जो भी हमारा प्राइमरी की है उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई individual row in relation, and if the primary key has null value then we can't identify row. A table can contain a null value other than the primary key field। कहने का मतलब इसका ये है कि प्राइमरी की जो है उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। अगर प्राइमरी की वैल्यू नल हो जाएगी तो हमें अगर कुछ टेबल में सर्च करना होगा तो उस प्राइमरी की अगर वैल्यू ही नल है तो हम लोग सर्च नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी में ये लास्ट वाला आप लोग देखिए कि इसका एम्प्लॉय आईडी नहीं है, इसका नेम है, इसका सैलरी है। तो क्या हम जब हमें इस एम्प्लॉय को सर्च करना होगा तो क्या इसके नाम से हम लोग सर्च कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इस नाम के तो मान लेते हैं मल्टीपल लोग हो सकते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी होगा ये क्या होगा, ये हमारा प्राइमरी होगा। यानी इस पूरे टेबल में हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या है, यूनिक है। इससे हम इस पार्टिकुलर जो पर्सन है इसकी डिटेल्स टेबल से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वैल्यू एम्प्टी यहाँ पे है, जो यहाँ पे लिखा है कि नॉट अलाउ प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। प्राइमरी की कभी भी कंटेन नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट इसको मेंटेन करता है। अगर ये आपकी टेबल में एरर होगा तो वो एरर शो कर देगा आपको। ठीक, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट समझते हैं कि रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है ये समझते हैं। ए रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल। रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये दो टेबल में डिफाइंड होता है। इन रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इफ ए फॉरेन की इन ए टेबल रेफर वन टू प्राइमरी की एंड टेबल टू then every value of foreign key in the table 1 must be null or be available in table 2। कहने का मतलब इसका एग्जांपल आपको हम यहाँ पे बताएं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेबल है, टेबल 1, जिसमें क्या है, एम्प्लॉय नेम, एज और इसका डेट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉरेन की हमारा है 11, 14, 18, 13 ये है। ये क्या लिखा है, नॉट अलाउड डेट 18 इज नॉट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की। हमारे फॉरेन की डेट नंबर है और 18 क्या है, एक डिफाइंड एज ए प्राइमरी की ऑफ टेबल 2 एंड टेबल 1 डेट नंबर फॉरेन की। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जो डेट नंबर है यहाँ पे 11, 14, 24 और 13 लिखा गया है। 18 यहाँ पे डिफाइन नहीं है टेबल 2 में। जो हमारा फॉरेन की है अगर इसमें है 11, इसमें ये 18 है तो ये टेबल 2 में भी 18 होना चाहिए। अगर टेबल 2 में 18 नहीं है तो ये क्या हो गया, हमारा रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इसको मेंटेन रखता है कि अगर दो टेबल में फॉरेन की है और उस फॉरेन की में किसी वैल्यू को हम लोगों ने अगर डिफाइन किया है तो टेबल 2 में भी उसकी वैल्यू होना मतलब ज़रूरी है। नहीं है अगर मतलब इस टेबल में 18 है, जो हमारा फॉरेन की का वैल्यू 18 है, लेकिन इसमें हमारा डिफाइन नहीं है,
और ये भी रूल है कि जो हमारा पहला टेबल में जो हमारा फॉरेन की है वो दूसरा टेबल में क्या बन जा रहा है, प्राइमरी की। और प्राइमरी की में जो हमारी वैल्यू जो है नहीं है, किसका, टेबल वन में जो है, तो इस वजह से ये अलाउ नहीं है। इसको कौन देखता है, इसको देखता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझोगे तो एक बार वीडियो पीछे करके और समझने की कोशिश करिएगा। ओके, अब समझते हैं की कांस्टेंट क्या होता है। की कांस्टेंट, की आर द एंटिटी सेट। क्या होता है, की जो होता है एंटिटी सेट होता है दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी, जो यूज होता है किसी एंटिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए विथ इन इट एंटिटी इन सेट यूनिकली। एन एंटिटी सेट कैन मल्टीपल कीज, एक एंटिटी सेट है उसके पास मल्टीपल की हो सकते हैं, बट आउट ऑफ विच वन की विल बी प्राइमरी की, लेकिन इनमें से एक प्राइमरी की होगा। ए प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ यूनिक एंड नल वैल्यू इन द रिलेशन टेबल। एक जो हमारा प्राइमरी की है वो कंटेन कर सकता है या तो यूनिक वैल्यू या तो नल वैल्यू, दोनों को एक रिलेशनल टेबल में। कहने का मतलब ये है कि हमारा एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। ये हमारा प्राइमरी की है, और प्राइमरी की में यहाँ पे देखेंगे तो 1002 एक आईडी है, और फिर से दोबारा एक 1002 आईडी आ गया। तो कहने का मतलब कि प्राइमरी की हमारा डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, हमेशा यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि नॉट अलाउ बिकॉज ऑल रो मस्ट बी इन यूनिक। ऑल रो क्या होना चाहिए, हमारा यूनिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी। ये कौन देखता है, की कांस्टेंट देखता है। ठीक, की कांस्टेंट देखता है इस चीज़ को, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। एक नया टॉपिक है डीबीएमएस का, इसको समझते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज विच टेक्स रिलेशन एज इनपुट। जो क्या करता है, रिलेशन लेता है इनपुट में, किसी भी टेबल के बीच में या कुछ भी जो है रिलेशन को लेता है एज ए इनपुट एंड जनरेट करता है रिलेशन एज ए आउटपुट। रिलेशन को ही इनपुट में लेता है और रिलेशन ही जनरेट करता है आउटपुट के रूप में। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसका। तो हमारा पहला टाइप होता है सिलेक्शन ऑपरेशन, दूसरा प्रोजेक्शन ऑपरेशन, तीसरा यूनियन ऑपरेशन, चौथा इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन और रीनेम ऑपरेशन। ये 7 ऑपरेशन जो है अलजेब्रा ऑफ रिलेशन अलजेब्रा में होता है, और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस है। तो ये जो है आपको मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको पक्का से पढ़ लेना है सभी को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब समझते हैं एक एक करके, सबको समझते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेशन क्या होता है। ठीक, सिलेक्शन ऑपरेशन पहले समझते हैं। तो सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल्स। सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, टपल्स को सेलेक्ट करता है जो सेटिस्फाई करता है किसी गिवन कंडीशन को। हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन क्या करता है, टपल्स को सेलेक्ट करता है और जो भी कंडीशन दिया होगा उसको सेटिस्फाई करता है। इसको जो है हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक, नोटेशन इसका कुछ इस प्रकार से होता है, सिग्मा पी आर, वेयर सिग्मा क्या है हमारा, यूजेस सिलेक्शन और कंडीशन। सिग्मा किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्शन कंडीशन के लिए। आर यूज करते हैं किस लिए, रिलेशन के लिए। और पी क्या है हमारा, पी इज यूज फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक फार्मूला विच में बी कनेक्टर्स लाइक एंड और जो भी हमारा ऑपरेशन होता है उससे कनेक्ट हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिलेक्शन कंडीशन है, आर क्या है, रिलेशन है, पी क्या है, प्रोपोजिशनल लॉजिक है, जिसमें हम बहुत सारे कनेक्टर्स लगा सकते हैं, जैसे एंड और नॉट, इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे चीज़ हम लोग वहाँ पे लगाएंगे पी की जगह पे। ठीक, अब चलो एक एग्जांपल समझते हैं, लोन रिलेशन समझते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि हमारा पे यहाँ पे लोन वाला है, जिसमें ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट, कि क्या कौन सा ब्रांच नेम है, कौन सा लोन नंबर है और कितना अमाउंट में लोन लिया है, इसका ये चीज़ है। ठीक, ये एक टेबल दिया गया। अब यहाँ पे कुछ इनपुट में क्या दिया गया है कि सिग्मा ब्रांच नेम में से सिग्मा
मतलब उस टेबल में से ब्रांच नेम इक्वल टू पी राइट जो भी है उसका लोन बताना है। ठीक, तो उसका इस टेबल में जितना भी इस नाम के लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, पहला ये सिलेक्ट हो गया, दूसरा ये सिलेक्ट हो गया, और इन दोनों का पूरा डेटा इन दोनों का पूरा डेटा एक अलग टेबल में बन के क्या हो जाएगा, हम लोगों को शो हो जाएगा, जो कि हमारे एज ए आउटपुट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये इनपुट दिया रिलेशन में, और इसका आउटपुट भी इन दोनों का सेम इनपुट आउटपुट आ गया। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका पी राइट का जो भी डेटा है वो दोनों का डेटा आ गया यहाँ पे। तो आउटपुट हमने रिलेशन में भी इनपुट दिया और आउटपुट में भी क्या ही आया, रिलेशन ही आया। तो यह हमारा सेलेक्ट ऑपरेशन था, और इसका सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है। आप लोग इसको एग्जाम में ज़रूर बना के आइएगा। ठीक, ये वाले सिंटैक्स आपको बना के आना है। ओके, अब आगे समझते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन समझते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। क्या होता है? दिस ऑपरेशन शो द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। इस ऑपरेशन के द्वारा हम उसको उस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं जिसको हम रिजल्ट में अपीयर करवाना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेबल। और इसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उस टेबल में वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन करता है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, उन एट्रीब्यूट का लिस्ट बनाता है जिसको हम टेबल में एज ए रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, और रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट को क्या करता है, टेबल से एलिमिनेट कर देता है, और आउटपुट में उसी एट्रीब्यूट के साथ हमारा टेबल बना के दिखाता है जिसको हम सेलेक्ट किए रहते हैं। इसका नोटेशन क्या होता है, पाई A1 A2 ANR, जहाँ पे वेयर क्या है, A1 A2 A3 क्या है, यूज एन एट्रीब्यूट नेम, जहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है, और आर क्या है, रिलेशन। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक टेबल देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कस्टमर का रिलेशन है जिसमें नेम है, स्ट्रीट है, सिटी है। ठीक, और उसका पूरा डेटा है इसमें। ठीक, इनपुट में हम लोग क्या दिए, पाई। हम दूसरे टेबल में रिजल्ट में क्या दिखाना चाहते हैं, नेम दिखाना चाहते हैं, उसका सिटी दिखाना चाहते हैं। किस टेबल से दिखाना चाहते हैं, कस्टमर की टेबल से। आप इस टेबल का नाम यहाँ पे देखिए, कस्टमर टेबल है, तो हम कस्टमर की टेबल से क्या दिखाना चाहते हैं, नेम और सिटी। तो आउटपुट में हमारा एक नया टेबल बन के आ जाएगा केवल नेम और सिटी के लिए। बाकी रेस्ट ऑफ द जो एट्रीब्यूट हैं, ये स्ट्रीट, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रोजेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं DBMS में। आप समझते हैं यूनियन क्या होता है। सपोज देयर आर टू टपल्स R एंड S, दो टपल्स है R एंड S। द यूनियन ऑपरेशन कंटेन ऑल द टपल्स दैट आर आइदर इन R और S और बोथ। कह रहा है कि हमारे पास दो टपल है, मतलब दो टपल है R और S। यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, या तो वो टपल R में हो या S में हो या दोनों में हो, उनका यूनियन कर देता है। इट एलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यू। ये क्या करता है, डुप्लीकेट टपल को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। इट इज डिनोटेड बाई यूनियन। ओके, नोटेशन क्या होता है, R यूनियन S कर देंगे, दोनों में से जो कॉमन होगा, दोनों में जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, या किसी एक में भी होगा तो वो भी बाहर निकल जाए। ठीक, अ यूनियन ऑपरेशन मस्ट होल्ड द फॉलोइंग कंडीशन। एक यूनियन ऑपरेशन जो है फॉलोइंग कंडीशन को होल्ड करता है। पहला, R एंड S मस्ट हैव द एट्रीब्यूट ऑफ द सेम नंबर। R और S जो है सेम नंबर का क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए। डुप्लीकेट टपल्स आर एलिमिनेटेड ऑटोमेटिकली, यानी डुप्लीकेट टपल जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक डिपॉजिटर रिलेशन बनाए हैं जिसमें कस्टमर नेम है और अकाउंट नंबर है। ठीक, अब इसमें जो भी डुप्लीकेट होगा वो बाहर निकलेगा। एक बोरो लीजिए, दो टेबल हमने बनाया, एक ये टेबल है और ये एक टेबल। इनपुट में अब क्या दे रहे हैं, पाई, कस्टमर नेम से क्या करो, बोरो के। ठीक, यानी बोरो में से क्या लो, कस्टमर नेम को लो पूरा। ठीक, यूनियन कस्टमर नेम में से, कस्टमर नेम ले लेना है किस में से, डिपॉजिटर में से। और दोनों में जो
यूनियन होगा उन दोनों में से बाहर निकाल लो। कहने के मतलब इस टेबल में से कस्टमर नेम निकालो और इस टेबल में से कस्टमर नेम निकालो और दोनों का यूनियन कर दो, जो भी दोनों में होगा या एक में भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो टेबल बनाएंगे तो उसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा इस तरह से केवल कस्टमर नेम का बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बाहर क्या लगाया है, पाई लगाया है। और पाई क्या करता है, उन्हीं वैल्यू को दिखाता है जिनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट किसको किया था, कस्टमर नेम को। तो एज ए आउटपुट कस्टमर नेम दे दिया और ये जो दोनों डाटा है या तो दोनों में है या किसी एक में है, उसको यूनियन करके बाहर दे दिया। ठीक, अब समझते हैं सेट इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब आप जानते हैं कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इसको आर और एस में हो, आर एंड इसका इस तरह से, या तो टपल वो जो है कंटेन करता है दोनों में, जो दोनों में होगा वही वैल्यू निकल के बाहर आएगी बस। ठीक, उसका नोटेशन आर इंटरसेक्शन एस होता है। यूजिंग द अबव डिपॉजिटर और बोरो टेबल, जो हमने ऊपर डिपॉजिटर और बोरो टेबल देखा था उसी टेबल का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक वो लिखते हैं, क्यूरी लिखते हैं कि पाई जो कस्टमर नेम है वो बोरो में से लो, इंटरसेक्शन करो कस्टमर नेम किस में से, डिपॉजिटर में से, यानी उसमें से जो भी यूनिक होगा वो कॉमन होकर बाहर आ जाएगा। और उस तरह से कितने हैं, केवल दो ही नाम ऐसा है जो दोनों में है, कॉमन है, नहीं तो बाकी क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो ये हमारा हो गया कौन सा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब समझते हैं डिफरेंस ऑपरेशन क्या होता है। डिफरेंस मतलब समझते हैं, सपोज देयर आर टू टपल्स आर एंड एस, द सेट ऑपरेशन कंटेन्स ऑल द टपल्स दैट आर इन आर बट नॉट एस, जो आर में हो लेकिन एस में ना हो उसको ये बताता है। ठीक, इट इज नोटेड बाई माइनस, माइनस मतलब आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस आर में से एस को माइनस कर दो तो केवल कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारा केवल आर वाली वैल्यू आ जाएगी, उसको हमें यहाँ पे दिखाना है। एग्जाम्पल यूजिंग डिपॉजिट और बोरो वाला टेबल, जो ऊपर हम लोग डिपॉजिटर और बोरो वाला टेबल था उसी से हम लोग एक से क्यूरी लिखते हैं यहाँ पे कि कस्टमर नेम बोरो के टेबल में से माइनस कर दो कस्टमर नेम किस टेबल में से, डिपॉजिटर में से, डिपॉजिटर में से माइनस कर दो कस्टमर नेम बोरो के टेबल में से, तो वो सब हट जाएंगे और ये हमारा टेबल आ जाएगा, आउटपुट आइए। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सारे रो को एक टेबल में कंबाइन करने के लिए हम लोग कार्टेशियन रो को यूज करते हैं। विथ ईच रो इन अ अदर टेबल इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज नोटेड बाई क्रॉस, क्रॉस से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखो एक एम्प्लॉय का टेबल है यहाँ पे जिसमें 3 रो है। ठीक, और एक डिपार्टमेंट का टेबल है जिसमें 2 रो है। अब इन दोनों का कार्टेशियन कराएंगे जब तो क्या होगा, इनपुट कराएंगे तो एम्प्लॉय इंटू डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का टेबल क्रॉस डिपार्टमेंट का टेबल, दोनों को क्रॉस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्मिथ होगा उन तीनों का 3 बार आ जाएगा। क्यों 3 बार आ जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों में कितना है, 3 रो है, तो ये 3 बार वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और सारे रो क्या आ जाएंगे, एक ही में आ जाएंगे। देख रहे हैं सारे रो एक में आ गया। इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज होता है। रीनेम क्यों यूज होता है, रीनेम जो है किसी टेबल का हम लोग अगर रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम ऑपरेशन का यूज करना चाहते हैं। रीनेम के लिए क्या लिखते हैं, ये जो हमारा रो है, रो से डिनोट करते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि वी कैन यूज द रीनेम ऑपरेशन टू ऑपरेट स्टूडेंट रिलेशन टू रिलेशन स्टूडेंट 1। हम क्या चाहते हैं, इस पुराने वाले स्टूडेंट का जो नाम था टेबल का, उस टेबल का हम लोग नाम डालना चाहते हैं स्टूडेंट 1। तो यहाँ पे हम लोग पहले उसका नया नाम डाल देंगे और फिर उसका ओल्ड नेम डाल देंगे, तो उसका ओल्ड नेम चेंज होकर न्यू नेम हो जाएगा उस टेबल का। तो रीनेम ऑपरेशन किसी टेबल के नेम को क्या चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम अगली वीडियो में समझेंगे कि ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है। और इसमें और अभी हमारा तो अभी बहुत ये यूनिट बहुत बड़ा है क्योंकि ऑलरेडी 29 मिनट का हो चुका है लेक्चर, तो इस वजह से इसको रोक दिया जाता है यहीं पे। और धीरे धीरे करके हम इसको ख़त्म कर देंगे, टेंशन ना करिए आप लोग, एग्ज़ाम तक तो इसको खींच ही डालेंगे। बहुत बड़ी यूनिट है यहाँ पे, यूनिट 2, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ है नहीं क्योंकि आगे चल के बहुत सारा इसमें वो क्यूरी है, क्यूरी समझना है, बाकी और कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सारा कंप्लीट कर देंगे।
आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना है कैसे भी करके। थैंक यू गाइज।